हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड आज का जो मॉर्निंग। सेशन है इसमें हम लोग लोन अप्रेजल और लोन अप्रेजल के अलावा हाउसिंग लोन के पॉइंट, केवल उन बातों को डिस्कस करेंगे जो आपको टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती हैं या जिसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत बेसिक चीज़ कवर नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अगर 5-10 ईयर से बैंकिंग में हैं तो आप लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें जानते हैं। अभी एक दो लोग और आने वाले हैं, जल्दी आ जाइए। हमने 5 यूनिट इसकी कंप्लीट वर्ड टू वर्ड कवर करी है। उन 5 यूनिट्स को अगर आप रिवाइज करते हैं तो 6-7 मार्क्स अगर वहाँ से सॉलिड होते हैं और रिटेल में जो भी मार्क्स हैं वो 40+ पे जाते हैं, यानी इतना ही माना जाता है कि 40 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। आपको प्रिपेयर करना है 10, और अगर आपको 60 चाहिए तो 10-20 आपको कवर करना है। जिसने जेआईबी अच्छी तरह से किया होता है, खूब मेहनत से पढ़ाई करके किया होता है, उन लोगों के लिए सीआईबी का रिटेल थोड़ा सा इजी पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं वो कवर किए जाते हैं इसमें। जो भी आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं जो जो रिटेल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उन तक लिंक पहुंचा दीजिए। आज संडे का दिन है, हम लोग काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। संडे के लिए हमने पहले ही बोल दिया था कि संडे में हम 3 सेशन लेंगे। एक इवनिंग में 6 PM पर है, और एक सेशन हमारा नाइट में होगा। उसका टाइम अभी तो हमने 9:30 रखा है, बाकी देखते हैं अगर कोई चेंज हुआ उसमें तो उस तरह देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यूनिट जो है इसमें, यूनिट आगे पीछे हो सकती हैं। यूनिट के सीरियल अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉपिक आईआईबीएफ वाले तो वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि आपको कवरेज दे दूं, उन टॉपिक की कवरेज देना मेरा पर्पज है। तो अब जो आपके पास, जिसके पास भी रेड कलर वाली बुक है, उस बुक में से जो यूनिट नंबर 19 है उसको पहले कवर करेंगे हम। और यूनिट नंबर 19 का जो टॉपिक है, टॉपिक नेम है, वो आपको थंबनेल में भी दिया हुआ था कि बेसिकली अप्रेजल से रिलेटेड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो लोग भी आ गए हैं, कुछ और लोग भी अगर आने वाले हैं तो उनको आने दीजिए। या आपकी स्क्रीन पर उस टॉपिक का नाम आ गया, देखिए, लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। भी लोन होता है, लोन के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, लोन को अप्लाई करता है कस्टमर। अब लोन को अप्लाई करने के बहुत सारे मेथड हो गए हैं आजकल। कोई बता सकता है? चलो मैं आपको करता हूँ। पहला मेथड है आपका एप्लीकेशन सबमिट करना, उसका एप्लीकेशन इन बैंक, बैंक में जब सबमिट करता है, ठीक है। दूसरा मेथड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट होती हैं। और थर्ड ऑप्शन आजकल जो आ गया है वो ऑनलाइन। तो ये 3 मेथड से वो अप्लाई करता है अपने लोन के लिए। लोन के लिए जब अप्लाई करता है तो सबसे पहला काम होता है उस लोन के डॉक्यूमेंट्स, लोन में जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी स्क्रूटनी करना और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फुलफिल करना। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फुलफिल किए बिना कुछ नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को फुलफिल करना, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है अप्रेजल। तो लोन का अप्रेजल विदाउट डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। जो आप स्टार्टिंग कर देते हैं वो एक भाई बंदी में समझ लिए, लेकिन जब आप आपके जो प्रोसेसिंग सेल आ गए हैं, प्रोसेसिंग सेल में आपका कोई भी लोन तब तक अप्रेज नहीं होता जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट वहां नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं ड्यूरिंग अप्रेजल, अगर उन्हें एडिशनल चाहिए।
अप्रेजल के बाद रिकमेंडेशन एंड सैंक्शन होती है। अप्रेजल का मतलब है उसके फाइनेंशियल, उसके ज्योग्राफिकल, उसके एजुकेशनल, लाइसेंस या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, जीएसटी का है, एफएसएसआई का है, ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके उनको उनकी सिबिल निकालना, आपके कस्टमर की सिबिल निकालना, रेटिंग देखना, उसकी पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद ये आपका रिकमेंडेशन होती हैं और फिर वो सैंक्शन होता है। ठीक है। और जो रिकमेंडेशन होती है वो जो अप्रेजल वाला होता है वही रिकमेंडेशन करता है, और फिर उसके बाद जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सैंक्शन करती है। सैंक्शन करने के बाद पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी इस जो स्टैम्प वगैरह एग्रीमेंट वो साइन होते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद नेक्स्ट होता है डिसबर्समेंट। तो एक लोन का ये प्रोसीजर है, कोई भी लोन होगा तो इस स्टेप से होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें से अप्रेजल। अब यहां पे देखिए अप्रेजल प्रोसीजर आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, application received through agent, appraisal of loan request, other relevant issue of the pre-sanction stage, documentation, mortgage, registration of document or detection of forged and fabricated title deed, other security, registration of charge with सरसाई, monitoring, closing of account, home loan fraud। तो ये जो अप्रेजल यहाँ पर दिया गया है, ये अप्रेजल बेसिकली हाउसिंग लोन से रिलेटेड दिया हुआ है। और हाउसिंग लोन का जो एरिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नॉर्मल लोन से एक्स्ट्रा इसमें लर्न करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब प्री सैंक्शन की बात जब कह रहे हैं, प्री सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए वही अप्रेजल हो रहा है, डॉक्यूमेंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, और लोन की मॉनिटरिंग। तो लोन की मॉनिटरिंग आता है पोस्ट सैंक्शन में, यानी जिस दिन आपने सैंक्शन कर दिया, उसको डिसबर्स कर दिया, उसके बाद शुरू होता है पोस्ट सैंक्शन कि उसने आपके जो बैंकिंग फंड लिया उसका, उसने वो चीज़ परचेज करी या नहीं करी, जिस पर्पज के लिए उसने लोन लिया वो काम किया या नहीं किया, ईएमआई दे रहा है नहीं दे रहा है, कंस्ट्रक्शन उसी स्टेज में हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। डिटेक्शन ऑफ फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड टाइटल डीड। तो कई बार क्या होता है, जो आपके लोन के डॉक्यूमेंट्स देता है तो उसमें टाइटल डीड में डुप्लीकेट, फोर्ज, मतलब एक तो डुप्लीकेट टाइटल डीड हो गई, और एक होता है बिल्कुल ही झूठी, मतलब वो उस तरह की कोई टाइटल डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। फिर क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे सबसे पहली बात आई कि प्रोसेस रिवॉल्व अराउंड टू की एस्पेक्ट। क्या? क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए कस्टमर एंड एनालिसिस ऑफ द रिस्क इन लैंडिंग। तो क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब मैंने बताया कि क्या हमें इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कागजों की बात तो दूर की बात है, अभी उसकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो मैंने सिविल वगैरह के लिए बात करी थी, नेसेसरी टू कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैटर दीज एस्पेक्ट। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में आती नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें डेमोग्राफिक। एम्प्लॉयमेंट, कहाँ जॉब करता है, फाइनेंशियल डिटेल, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब आते हैं। To minimize the risk, necessary to check that the customer is not a fraud or blacklisted within the bank or with the other institution। तो सिविल वगैरह से भी कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है। It is also important to verify that the information provided by the customer is correct and authentic। Bank achieve this mostly through an external agency। अब यहाँ पे लिखा तो एक्सटर्नल एजेंसी है, लेकिन कई बार बैंकों ने अपने सिस्टम भी बना रखे। अदर मेथड ऑफ वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट अ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ इनकम। ठीक है। तो इनसे भी कभी कभी वेरीफाई हो सकता है। और बैंक में रिक्वेस्ट को बोरोवर एंड गारंटर टू सपोर्ट द लोन। कैसे को बोरोवर को ले आता है, कभी कभी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम है, वाइफ को लोन लेना है, तो हस्बैंड को भी को बोरोवर बनाएगा। अगर उन दोनों की जो स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आप प्रिकॉशनरी गारंटर भी सपोर्ट करने के लिए ले सकते हैं उसमें। ठीक है। बैंक जब अप्रेजल शुरू करता है तो उससे पहले ही वो प्रोसेसिंग फीस ले लेता है उससे, अप्रेजल से पहले। प्राइवेट बैंकों ने तो आपकी एप्लीकेशन तब तक लॉग इन नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें 3000 6000 का जो चेक होता है वो देंगे नहीं, वो पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक। डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
from the customer as part of the application process this supplement of the bank's income। तो यहाँ पर वो क्या है, प्रोसेसिंग फी उसके लिए इनकम का भी काम करती है। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होता है, लोन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। तो अब जब सारा कुछ प्रोसेसिंग फी वगैरह ले ली, वहां फिर शुरू होता है उसका क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। क्रेडिट ऑफिसर जो होता है पूरा स्क्रूटनी करता है उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है, सिबिल वगैरह निकाल के सब कुछ करता है। और उसके बाद जनरली टू की टेक्निक्स आर यूज फॉर द पर्पज फॉर कंफर्मिंग द कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, satisfy the basic norms and policies and by applying weight risk based credit scoring। तो ये इन्होंने एक सिस्टम बता दिया। तो पहला तो बोला उसने कि वो बेसिक नॉर्म्स ऑफ पॉलिसी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सेकंड बोला वेट रिस्क बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग। दोनों चीजों को, दोनों टेक्निकल जो टू की टेक्निक्स हैं उससे देखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन साइकिल एज डिसीजन मेड हेयर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पोर्टफोलियो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे जो साइकिलिंग होती है, पूरा प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलता है, तो उसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ मिस्टेक होगी तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ में इफेक्ट पड़ता। इनकरेक्ट डिसीजन increase the risk and may add to bad debts affecting the portfolio performance। The third phase is disbursement। तो जब सब कुछ हो गया तो डिस्बर्समेंट। तो ये मैंने आपको ऊपर पूरा बता दिया था, उसमें बीच में हमने ये भी बोला डॉक्यूमेंटेशन। आइदर ए चेक ऑफ द सैंक्शन अमाउंट इज इशूड टू द कस्टमर और द अमाउंट ट्रांसफर टू द कस्टमर अकाउंट आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जैसा उसमें होता है उसको देना है या किसी और को देना है। और रिपेमेंट शेड्यूल, ये की वर्ड आया यहाँ पे, द अमोर्टाइजेशन इज प्रिपेयर्ड, इसको बोलते हैं रिपेमेंट शेड्यूल। और इसमें खास बात क्या होती है, पूरे ड्यूरिंग, जैसे 5 ईयर का लिए आपने दिया है तो 5 ईयर की कितनी ईएमआई आएगी और क्या बैलेंस होना चाहिए, ईएमआई बैलेंस, और लास्ट में जाके यहाँ पे जीरो हो जाता है, इसीलिए इसको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बोलते हैं। ठीक, अप्रेजल प्रोसीजर में कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं लोन के, लोन को अप्रेज करने के। सेकेंडली, सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज ए प्रोसेस, द प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर कुड बी ए कॉम्प्लेक्स गिवन द लॉ ऑफ द लैंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ। अब यहाँ पे एक बात बोलता है, गिवन द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां के अकॉर्डिंग लॉ क्या कहते हैं। आपको पता है कई सारे लॉ कंट्री के बेस पे अलग हो जाते हैं और कई सारे लॉ स्टेट को ऑटोनोमी दे रखी है कि वो अपने स्टेट में उस पर्टिकुलर फंक्शन से लॉ बना दे। ठीक है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टैम्प फीस है, तो वहां के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो गया। द लेंडर ऑपरेशन मैनुअल, डेस्क कार्ड्स एक्सेट्रा वुड डील विद ईच स्टेप ऑफ द सम डिटेल। तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेशनल मैनुअल है, ऑपरेशनल मैनुअल का जो मैंने अभी आपको पूरा ऊपर एक्सप्लेन किया, इसी तरह बैंक में भी अपने डॉक्यूमेंट होते हैं, कई लोग उसे जॉब कार्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर कैप्चर द एसेंशियल फीचर ऑफ ईच ऑफ दिस। तो ये सब इन चीजों का फॉर्मेशन उसमें पूरा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी लोन विदाउट एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो एप्लीकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, उसमें सब कुछ कलेक्ट करना है जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, और टू डिसाइड वेदर द प्राइमा फेसिया द लोन एक्सपोजर वुड बी एन एक्सेप्टेबल रिस्क एंड फॉल विद इन द पॉलिसी। तो सबसे प्राइमा फेसिया देखती, हाँ जी, उसने कहा जी मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, ठीक हो गया। उसने उससे पूछा भाई कैसे, कौन है सेलर, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, क्या कॉस्ट है, तो बेसिक चीजें, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसको लोन देना है, प्राइम फेशियर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्रीसीडिंग अदर प्रोसेसेस, हाउसिंग लोन आर जनरली सैंक्शन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एंड बिल्डिंग अगेंस्ट दिस इज ए पर्सनल सेगमेंट फॉर लोन। तो ये पी सेगमेंट में आता है। एंड द सोर्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ दीज लोन्स कम टू द एग्जिस्टिंग इनकम ऑफ द बोरोवर। तो हाउसिंग लोन में हाउसिंग लोन से होने वाली इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा जाता, लेकिन अगर आप ऐसे किसी बिल्डिंग को ले रहे हैं जिसमें
वन से ज्यादा हाउस सेटअप है, यानी कि टू फ्लोर या थ्री फ्लोर है, और ऑलरेडी अगर उसमें कोई रेंट में रह रहे हैं और वो रेंट वालों का इनकम पहले से आता है, तो उस कंडीशन में रेंटल इनकम भी कंसीडर कर ली जाती है। ठीक है, तो क्या बोला इसने, लैंड एंड बिल्डिंग की फुल इंफॉर्मेशन इनकम के बारे में, और हाउ लॉन्ग दिस इनकम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, मीन्स रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट, बिजनेस में तो चलता रहता है, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी क्या है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब आया डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड फॉर अवेलिंग अ हाउसिंग लोन। तो बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन एक बार जरूर पढ़ेंगे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो वहां पे आपको मिसिंग ना हो पाए। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया भरा हुआ, फोटोग्राफ हो गए, आईडी हो गई, पैन आधार कार्ड हो गया, रेजिडेंस का प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट, फॉर्म 16। तो अधिकतर इसमें बैंकों ने 3 ईयर और 2 ईयर का कॉन्सेप्ट बना रखा है। ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट जितने भी आपके अकाउंट हैं लास्ट 6 मंथ का है, कहीं पर 1 ईयर का भी ले रखा है। ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड, अगर कहीं से उसमें गवर्नमेंट से अलॉटमेंट हुआ है जैसे डीडीए एमडीडीएस है, तो वहां पर आपका वो लेटर चाहिए। कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान वेदर वेयर एवर एप्लीकेबल। अब कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान से मतलब क्या हुआ, जो नक्शा आप पास कराते हैं उसकी बात आ रही है। परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, जहां भी आप ये मैप बना रहे हैं तो वहां पे उसकी परमिशन भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एस्टिमेशन वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एस्टिमेशन, और अगर रेडी बिल्ट है तो वैल्यूएशन। और एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट आया, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी सिटी एरिया में नहीं आती, नगर पालिका नगर निगम में नहीं आती हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड में नहीं आती हैं, तो वो प्रॉपर्टी एक तरह से एग्रीकल्चर कैटेगरी में होती हैं, लेकिन उसका कन्वर्जन होता है। और पता नहीं आप लोगों के वहां क्या कहते हैं, कहीं कहीं 143 कहते हैं, सेक्शन 143, तो कहते हैं 143 में कन्वर्ट कराना। जरा मुझे एक्सप्लेन करें कि किसी के स्टेट में कुछ और नाम तो नहीं है इसका, सेक्शन 143। जो लैंड के यूट्यूब वाले बता दीजिए तो बताना चाहते हैं तो, जो लैंड कन्वर्ट होती है एग्रीकल्चर लैंड से रेजिडेंशियल में, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं वहां पे, वैसे एक टेक्निकल टर्म बोली जाती है लैंड यूज कन्वर्ट होना, लैंड यूज कन्वर्ट होना, और इसको 143 बोल देते हैं, सेम बोलते हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हाउसिंग लोन एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं होता, उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टू इंश्योर द borrower होल्ड क्लियर एब्सोल्यूट एंड मार्केटेबल टाइप टाइटल। इसका मतलब क्लियर का मतलब कोई डाउट ना हो उसमें, एब्सोल्यूट माने पूरा हो, कंडीशनल ना हो, और मार्केटेबल टाइटल, उसको आप सेल भी कर पाए। ठीक है, तो जो भी लैंड बिल्डिंग है तो उसके लिए ये सब चीजें देखनी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर एब्सोल्यूट मार्केटेबल टाइटल। ठीक है, और जब आप उससे करेंगे तो लीगल ओपिनियन लेंगे जो आपका पैनल का लॉयर है उससे। सेल डीड एग्रीमेंट टू सेल, पेरेंट डॉक्यूमेंट से मतलब था चेन भी बोलते हैं इसको, और चेन जो है नॉर्मली 30 ईयर तक के लिए ली जाती है। सपोज कीजिए आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उसने 2001 में परचेज की थी, तो इससे पीछे भी अगर आप 2021 में कर रहे हैं तो आप उससे बोलेंगे 1991 के बाद जो भी इसमें चेन जिसने भी सेल परचेज करी उस सबके डॉक्यूमेंट चाहिए। नॉन इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट एनईसी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि उस जमीन में कोई चार्ज तो नहीं है, तो वो सच रिपोर्ट से मालूम हो जाता है, वो सब रजिस्ट्रार के वहाँ होते हैं, और ये फॉर 13 ईयर के लिए मंगाते हैं, लेकिन इसको आमतौर पर 12 साल बोलते हैं। 12 साल इसलिए बोलते हैं कि 12 ईयर कंप्लीट होते हैं इसमें। ठीक है, 13 ईयर का चेक रिकॉर्ड मांगते हैं।
पोजीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द अब पोजीशन सर्टिफिकेट क्या है, जैसे एमडीडीए ने या डीडीए ने अलॉटमेंट किया है तो पोजीशन का भी सर्टिफिकेट देता है। लेटेस्ट रिवेन्यू टैक्स रिसीट हाउस टैक्स में है, बिल्डिंग टैक्स रिसीट है, और एनओसी अगर कोई है, रेगुलेशन एक्ट है कोई 1976 उसके अकॉर्डिंग कोई अगर एनओसी लेनी है तो ठीक है। लीगल ओपिनियन ले लेंगे आपके, जो भी आपके पैनल के लॉयर हैं उनसे लेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन रिपोर्ट भी अगेन फिर आप पैनल वाले से लेंगे, पैनल का वैल्यूअर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट तो ले रहे हैं आप पैनल के वैल्यूअर से ले रहे हैं, देखिए इसमें 3 मेथड होते हैं। देखिए एक तो होगा वैल्यूअर, ठीक है। वैल्यूअर के बाद सेकंड आपका आएगा नियर बाई रेट, और तीसरा आएगा रीसेंट सेल। अभी उस इलाके में कोई नियर बाई कुछ सेल हुई है तो वो उसमें आप पता करेंगे कि किस प्राइस पे हुई है सेल, ठीक है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट आप इस तरह से वो करेंगे। कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड होना चाहिए लोकल अथॉरिटी से, टैक्स पूरा पेमेंट होना चाहिए लैंड बिल्डिंग का। एज ऑफ द बिल्डिंग, देखो ये भी कई बार होता है, कोई मुझे बता सकता है कि कोई भी हाउसिंग लोन कितने साल से पुरानी बिल्डिंग पे नहीं करते हैं? 25। 25 से पुरानी पे नहीं करते। देखो एक इसका एक स्टैंडर्ड है, 30 ईयर का ही माना जाता है हाउस को एक तरह से, मतलब 30 ईयर तक उसकी एक एज मानी जाती है। चलने को तो 100 साल से भी चल रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि 25 ईयर से पुराना कोई हाउस आप लोग नहीं फाइनेंस करेंगे। लेकिन इसमें मैं फिर बता दूं आपको, ये बैंक टू बैंक भी फर्क कर सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम 30 मैंने बता दिया। तो 25 है, कहीं 20 है, कहीं 15 भी है। 15 साल से पुराना हाउस फाइनेंस नहीं करते, इसलिए कि उसकी एक लाइफ होती है। ये जैसे होगा ना फ्यूचर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एस्टिमेटेड। अब सपोज कीजिए कोई फ्यूचर बिल्डिंग 15 साल के लिए खराब होने वाली है, तो आप उस पर 16 साल के लिए लोन नहीं दे सकते। आप उस पर विद इन जो उसका टाइम है उसके विद इन में देंगे, ठीक है। अब आपके वहां कई बार ये क्या एजेंट्स भी आपने ले रखे हैं, एजेंट्स के थ्रू भी जो है एप्लीकेशंस आती हैं। तो एजेंट्स के थ्रू जो एप्लीकेशंस आती हैं उसमें स्पेसिफिकली आपको बहुत विजिल रहना है, क्योंकि वो कई चीजें आपको छुपा के आपसे हाउसिंग लोन करवा सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन हु इज नॉट अवेलेबल इन द स्टेशन इज रिसीव द बैंक बाय द थ्रू देयर एजेंट। अब एजेंट उसके कौन होते हैं? उसके एजेंट होते हैं जिसको उसने पावर ऑफ अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है, वो उसके एजेंट होंगे। इन सच केस सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में ये देखना है क्या उसने वो काम करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। स्पेशल में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एक्ट को करने के लिए दिया जाता है। तो उसमें पता लिखा लिखा हुआ है कि नेसेसरी टू परफेक्ट अ मॉर्गेज और इस सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये परफेक्ट नहीं होगा, परफॉर्म होगा। देखना जरा, पावर ऑफ अटॉर्नी में थर्ड थर्ड लाइन होगी। बुक में वो परफेक्ट ही लिखा है। परफेक्ट है, नेसेसरी टू परफेक्ट अ मॉर्गेज। चलो परफेक्ट का मतलब यहाँ तो ये होगा कि बिल्कुल एक मेकिंग परफेक्ट। कंप्लीट मॉर्गेज होना है, ठीक है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ जनरली रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन फॉर परफॉर्मिंग मोर एक्ट और कॉल्ड है। तो कई बार क्या होती है पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है, एक स्पेशल और एक जनरल। जनरल में तो सारे काम लिख देता हो कि मेरा किराया ले लेगा, मेरा बिल्डिंग बना देगा, मेरा हाउसिंग लोन ले सकता है, मेरा रेमिटेंस कर सकता है, मेरे बच्चों की फीस दे सकता है। तो वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, तो वो देखना है आपको कौन सी है। और पावर ऑफ अटॉर्नी लोन वाले मामले में रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी चाहिए आपने। तो दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक अनरजिस्टर्ड और एक रजिस्टर्ड। एक तो सिंपल उसने क्या करा,
एक 100 रुपए के स्टैम्प में पावर ऑफ वो नहीं लेनी है आपको। रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है पावर ऑफ अटॉर्नी वही लेनी है, ठीक है। A power of attorney can be executed in favor of more than one person. In such case, it would be desirable to provide whether such donee will act jointly or severally. तो जिनको दी गई है वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे या जॉइंटली काम करेंगे। इन द absence of such express provision authorizing to act severally, they will be entitled to act jointly. तो अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हो तो जॉइंटली मान जाएगा, ठीक है। ए पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो वैसी बात है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अनलेस एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड का मतलब समझ लो। यहाँ पे एक्सप्रेसली का मतलब होता है स्पेसिफिक वो चीज लिखी गई है या कही गई है। इम्प्लाइड का मतलब लिखी नहीं गई लेकिन माना जाता है कि हाँ ऐसा है। जैसे आप रोडवेज की बस में चढ़ गए और रास्ते में 1 किलोमीटर जाने के बाद आपने कंडक्टर ने आके आपसे बोला टिकट लीजिए, तो वो बोलता है इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है टिकट लेना है। तो ये चीज क्या इम्प्लाइड है। अगर आप रोडवेज की बस में चढ़ रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो किराया देना होगा आपको, तो इम्प्लाइड है, लिखा हुआ नहीं, जरूरी नहीं है लिखा हुआ हो। तो उसने बोला हुआ है अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड लिमिटेड। फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, तो अगर यहाँ पे कोई पीरियड का जिक्र है, अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स अंटिल एक्सप्रेसली रिवोक्ड। अब जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो कंटिन्यू चलती है जब तक उसको विड्रॉ ना किया जाए या जिसने वो दी है उसमें कोई किसी की डेथ ना हो जाए, तब तक वो चलती रहती है। स्पेशल पावर व्हेन द एक्ट इज डन, और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आमतौर पर टाइम लिखा जाता है कि कब तक काम करेगी, ठीक। अब पावर ऑफ अटॉर्नी इज एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन कंट्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत लॉ का पॉइंट है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी फॉरेन में एग्जीक्यूट करी गई तो क्या होगा। उसने बोला इट शुड बी स्टैम्प्ड विद इन 3 months ऑफ द बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। यानी उसने वहां पे सब कुछ लिख करके भेज दिया, अब स्टैम्प पेपर लगने हैं उसमें। वो स्टैम्प पेपर इंडिया में, मतलब जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी इंडिया आएगी तो वहां पर इंडिया के अकॉर्डिंग उसमें जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टैम्प लगने वो लगेंगे। इट इज नॉट सो स्टैम्प विद इन द पीरियड ऑफ 3 period is being brought in India, then same will be deemed to unstamped and cannot acted upon। यानी कि वो वैलिड while accepting the power of attorney for creation of mortgage, it shall be verified as necessity for power of attorney transaction when both principal owner of the property and the agent residing in the same place. Power of attorney may not be required except in case of property developer. Therefore, the region stated in the given POF must be acceptable to the bank। अब इसमें क्या बोल दिया इसने, कई बार क्या होता है कि जो ओनर है और एजेंट सेम प्लेस पे रहता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी मे नॉट बी रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपर। तो जब वो दोनों एक ही जगह पे रहते हैं तब आप पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेंगे, तब उसी को बुलाएंगे। लेकिन जो डेवलपर होते हैं, तो डेवलपर है, मान लिया कि आपका सहारा सिटी है, ओमेक्स सिटी है, डीएलएफ सिटी है, आम्रपाली है, तो अब इसमें क्या करते हैं वो अपने जो स्टाफ वगैरह होते हैं उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, ठीक है, कि आप जो है इसमें जो भी रजिस्ट्री होनी है वो बार बार खुद नहीं आते, ठीक है। When it is decided to accept power of attorney, it should be stipulated that power of attorney should be duly registered in सब रजिस्ट्रार, और मैंने बोला था ना रजिस्ट्रार चाहिए विद इन whose jurisdiction, जहां पर वो प्रिंसिपल रिजाइड करता। प्रिंसिपल रिजाइड से मतलब है ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी बी को दी, तो ए रहता दिल्ली में, दिल्ली में ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल रिजाइडर और द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, दो बातें बोली है, या दिल्ली में, और अगर प्रॉपर्टी बॉम्बे की है, प्रॉपर्टी जो है बॉम्बे की है, मुंबई की है, तो दो बातें बोली हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, या तो जहां वो प्रिंसिपल रहता है जिसकी प्रॉपर्टी है वो, या प्रॉपर्टी जहां पर है वो, ठीक है, दोनों में से। और पावर ऑफ अटॉर्नी इररिवोकेबल होना चाहिए, ये नहीं कि कल को विड्रॉ कर ले।
if there is no specific clause in power of attorney as regard their irrevocability, तो उसमें क्या होगा, उसको ट्रीट क्या करेंगे, will be treated as revocable power of attorney. In such case, it should be verified and ensure that the said power of attorney has not been revoked. तो अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल है तो हो सकता है आज आपको दे दे, कल जाके वो कोर्ट में जाके उसे रिवोक कर ले, ठीक है। और अगर इररिवोकेबल है तो उसे नहीं कर सकता, और रिवोकेबल है तो कर सकता। तो रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको जाकर के करंट सिचुएशन उसकी देखनी है कि ये रिवोक तो नहीं हो गई। फ्रॉम द एसआरओ, एसआरओ का मतलब सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वेयर पीओ वाज जनरली रजिस्टर्ड, सब्सिक्वेंट रिवोकेशन इफ एनी विल नॉट अफेक्ट द ट्रांजेक्शन डन। आप देखो, अब मान लिया सपोज कीजिए आपने 21/8/21 को कोई लोन दिया, और लोन देने के बाद मॉर्गेज वगैरह सब कर लिया आपने, 31 को वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक होती है, तो ये वाला काम आपका ओके रहेगा, क्योंकि तब तक वो उस पावर में था, वो काम कर सकता था, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी शुड कंटेन स्पेसिफिक पावर ऑथराइजेशन ऑफ पीओए होल्डर टू मॉर्गेज द प्रॉपर्टी मेंशन इन द शेड्यूल देयरइन। व्हेन ए मॉर्गेज is to be created, branch obtain a title opinion from और पैनल ऑफ एडवोकेट से हमेशा वो लेगा कि भाई इसका टाइटल इसके पास है या नहीं है, वास्तव में इसका अधिकारी है या नहीं, इसका ये मालिक है या नहीं है, ठीक है। और द प्रोडक्शन ऑफ पेरेंट डॉक्यूमेंट, पेरेंट डॉक्यूमेंट से मैंने बोला उसके सीक्वेंशियल पास डॉक्यूमेंट क्या है, विल हेल्प टू बी हैव टू बी इंसिस्टेड इन प्रिंसिपल। ये पावर ऑफ अटॉर्नी इटसेल्फ इज ए फोर्स डॉक्यूमेंट, सुन लीजिएगा इसको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंट डॉक्यूमेंट इज बीइंग फेक इज मोर। जब पावर ऑफ अटॉर्नी गड़बड़ है तो आगे के सारे कागज गड़बड़ हो जाएंगे। Even though we are accepting only registered irrevocable power of attorney system, before acting on the same, the branches should take up with the owner of the property principal to confirm had executed। तो जो ओनर है उससे भी एक बार कंफर्म कर लेगी, भैया ये तुम्हारे नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी आई है और ये लेना चाह रहा लोन, इसको दे दें, मॉर्गेज करना चाह रहा दे दें, तो ठीक है। शेड्यूल ऑफ द, अब शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल, उसका प्लॉट नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी नंबर क्या है, कब उसमें वो हुआ था, ट्रांजेक्शन किसके नाम से पहले थी, तो ये सारी डिटेल्स हो जहाँ पे होती, ये आज उस प्रॉपर्टी को कैसे पहचानेंगे। और इसमें शेड्यूल में एक बात और है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन में क्या है उस प्रॉपर्टी के, ये भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज बता दी इसने, यहाँ पे सब कुछ होता है इसमें। हाँ, एक वर्ड आ गया लॉ का, पावर ऑफ अटॉर्नी शुड ऑल्सो कंटेन ए रेटिफिकेशन क्लॉज। अब रेटिफिकेशन क्लॉज से मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है रेटिफिकेशन क्लॉज क्या होता है? 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। क्षमा कीजिएगा, एक फोन जरूरी था वो।
नहीं तो बार बार फोन आता। हाँ, तो मैं बोल रहा था एक लॉ का पॉइंट है कि यहाँ आपका जो रेटिफिकेशन क्लॉज क्या होता है। तो रेटिफिकेशन क्लॉज से मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपका एक्ट हुआ है और उसमें आपको फर्दर परमिशन करनी है तो उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन क्लॉज। कि एग्री करना बाद में, लेटर ऑन एग्री करना को बोलते हैं रेटिफिकेशन क्लॉज। ठीक है। लेटर ऑन अगर आप किसी पुराने एक्ट को एक्सेप्ट करते हैं उससे बोलते हैं रेटिफिकेशन करना। तो जो जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आपके नाम पे कुछ भी कर रहा है तो आपको उसके बाद में जब भी वो मिलेगा जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो वो उस बात को अप्रूव करता है कि हाँ ये जो उसने काम किया है मेरे बिहाफ पे किया है। whereby principal agrees that the all act deed and the things lawfully done should be construed as the act of the principal and his undertaking to ratify and confirm all such acts done by the power of attorney। तो ये बात क्लियर हो गई। रेटिफिकेशन क्लॉज इसमें यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कुछ भी उसने किया तो उसको बाद में वेरीफाई करना। ठीक है। The branch should verify that any act of power of attorney holder has specific power authority under POA. There should not be breach of any specific condition since it will terminate the authority given। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन में आ रहा है तो उसमें अब कंडीशन कैसी मानी जाएगी कि वो कैंसिल मानी जाएगी। ठीक है। चलिए अब आते हैं अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट। अप्रेजल ऑफ लोन रिक्वेस्ट तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आप लोन रिक्वेस्ट को अप्रेज कर रहे हैं तो स्टेप हमने पहले पढ़ लिए काफी सारे। जैसे एप्लीकेशन आएगी, अप्रेजल फॉर्म आएगा, टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर हाउसिंग फाइनेंस, होम फाइनेंस, गारंटी एग्रीमेंट, अरेंजमेंट लेटर। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कस्टमर को रिसीव किया जाता है, कस्टमर को रिसीव कराया जाता है। जब भी आप लोन करते हैं तो ध्यान रखिएगा अरेंजमेंट लेटर को 2 कॉपी में बनता है। वो आपके उसमें पंच में होता है, जो पूरा बंच है, सॉरी बंच में होता है, बंच में होता है, उसको आप एक रिसीव कराते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद इक्विटेबल मॉर्गेज इंटेंट लेटर। ये बहुत टेक्निकल बात है। मींस इंटेंट का मतलब इक्विटेबल मॉर्गेज करने से पहले कस्टमर एक लेटर देता है कि हाँ जी मेरा मॉर्गेज कर लो। इक्विटेबल मॉर्गेज कंफर्मेशन लेटर। ठीक है। एक तो इंटेंट लेटर कर लो और एक कंफर्मेशन है कि ठीक है ये जो हुआ है अब ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ प्लॉट। परचेज ऑफ प्लॉट में क्या था, 2 ईयर या 3 ईयर का रूल है। उसके ड्यूरिंग 2 ईयर 3 ईयर में आपको कंस्ट्रक्शन कराना होता है। लेटर टू बी एड्रेस टू द बोरोवर हिज एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो एक लेटर भी देता है कि ये आपके वहाँ, ये हमारे वहाँ एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी वगैरह क्या है, इस तरह की चीज़। ठीक है। एन अंडरटेकिंग लेटर फ्रॉम द बोरोवर टू कंस्ट्रक्शन विल बी कैरीड आउट ओनली एज पर द प्लान अप्रूव। जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय द बोरोवर एम्प्लॉयर ऑफ द बैंक। लेटर व्हेन द एप्लीकेशन एप्लीकेंट हिमसेल्फ और ड्राइंग ऑफिसर। अब देखो कई बार क्या होता है कि लेटर टू एड्रेस्ड बाय द बोरोवर एम्प्लॉयर, एक बात, लेटर व्हेन द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, कई बार क्या होता है जो, जैसे मान लिया आप किसी स्कूल के किसी स्टाफ को लोन दे रहे हैं, वो प्रिंसिपल है, वो खुद ही डीडीओ है वहां पे, तो उससे भी एक लेटर अलग से लेना होता है। मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज कंफर्मेशन लेटर और डॉक्यूमेंट इन कनेक्शन द प्लेज अदर सिक्योरिटी वगैरह ये सब। तो अब इसमें पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी में, एलिजिबिलिटी में एज है, सैलरी है, आपका क्रेडिट स्कोर है, एरिया है, नेगेटिव कोई कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, तो इसमें जो कोई भी क्रेडिट ऑफिसर होता है जब उसको एसेस करता है तो रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो ये एक वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है।
रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। तो पैरामीटर 1 पे क्या है? पैरामीटर 1 में लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर प्लस रजिस्ट्रेशन फी, स्टैम्प ड्यूटी। तो इस स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी फाइनेंस करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अमाउंट अंडर बी अबाउ लेस मार्जिन, इसमें तो इसमें क्या है, माइनस करेंगे आप मार्जिन। सपोज कीजिए आप 20% मार्जिन ले लें, ठीक है, और लोन अमाउंट कितना वो चाह रहा, तो तीनों चीज़ों में है। तो ये जो उसने रिक्वेस्ट किया, सपोज कीजिए 60,000 कर दिया या 6 लाख कर दिया, लेकिन आपका ये वाला अमाउंट आ रहा है 580, तो आप 580 देंगे उसे, ठीक है। पैरामीटर 2 में क्या है, इनकम के अकॉर्डिंग, कि उसका इनकम का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसके स्पाउस की इनकम क्या है। अदर इनकम जैसे मैंने बोला फ्यूचर रेंटर। नेट मंथली इनकम में उसका कोई डिडक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सबकी नेट। अब यहां पर देखो आ गया क्राइटेरिया मल्टीप्लाई ए 36 टाइम। तो अब दोनों बातें आ रही, देखो एक तो एनएमआई का तो करते हैं 60 और ग्रॉस का करते हैं 30, जो ग्रॉस का है 30। तो यहाँ पर ये दोनों एक से इसलिए हो जाते हैं कि आमतौर पर 50% डिडक्शन मान लिए जाए अगर किसी बंदे के, इंक्लूडिंग दिस प्रपोज लोन, तो 60 की जगह वो 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो उसकी एलिजिबिलिटी ज्यादा आती है उसको हायर वाले को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ द टेक ओवर द लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जितना उसका बचा हुआ उतने का ही टेक ओवर करेंगे, ठीक है। ईएमआई एलिजिबल लोन अमाउंट फॉर रिपेमेंट पीरियड ऑफ द ईयर, नेट मंथली इनकम -40%। अब देखो यहाँ पे ये जो है बेसिकली 60% तक वो टुवर्ड्स ईएमआई दे सकता है। सपोज कीजिए उसकी 10,000 कार की जाती है, 8,000 किसी और चीज की जाती है, 12,000 उसके एजुकेशन की जाती है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इनको जब आप ऐड करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे 24 आ गई, तो ये जो इनकम आएगी, ये टोटल जो आएगी टेक होम, वो 40% होनी चाहिए, ठीक है। सर्विस एलिजिबिलिटी, कितने साल की सर्विस, मान लिया आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसने कहा कम से कम 2 ईयर की सर्विस हो। एज में भी मैक्सिमम एज देखो, किसी सीसी बैंक में 70, किसी में 75 है, ठीक है। और आप देखें प्राइवेट बैंक वाले मोस्टली 60 साल तक ही लेते हैं, ठीक। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते। लीगल ओपिनियन, डेट ऑफ ओपिनियन कब आई है, एडवोकेट कौन है, और लॉयर्स की ओपिनियन में टाइटल क्या है प्रॉपर्टी का। डेट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बारे में अप्रूव्ड वैल्यूअर का नाम क्या है, क्या वैल्यू है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। वेदर प्रॉपर्टी इज इनकम्बर्ड, अब कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी कहीं से पहले से गिरवी तो नहीं रखी हुई है, तो ये देखना होगा आपको, ठीक है। इफ यस तो मॉर्गेजी किसके नाम रखी गई है, उसने कितना लोन ले रखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी आपके सीसी में मॉर्गेज है और वही प्रॉपर्टी पर हाउसिंग लोन भी है, तो एक प्रॉपर्टी दो चीजों में मॉर्गेज हो सकती है। लेकिन सेम बैंक में ऐसा आमतौर पर कम किया जाता है कि आधी प्रॉपर्टी वो या उस प्रॉपर्टी पे किसी और बैंक से भी लोन ले रखा है और आपसे भी लोन ले रहा हो, ठीक है। इंस्पेक्शन डिटेल हो गई आपकी, ऑब्जर्वेशन हो गए कुछ। अब ऑब्जर्वेशन में क्या है, जो आसपास के लोग हैं उनसे, सोसाइटी से उनसे बात करना, ठीक है, बिल्डर से डिस्कशन करना। और इन केस ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन लैंडमार्क ऑफ द एरिया, कहाँ बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन हो, अप्रोच डिटेल ऑफ द बिल्डिंग, ये भी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सब कुछ। सिक्योरिटी डिटेल में, अब सिक्योरिटी डिटेल में उसकी लैंड, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है लैंड फ्लैट की, और कोलेट्रल सिक्योरिटी इफ एनी, क्या उसके साथ कुछ और भी दे रहा है प्लस में, पता लगा उसके साथ प्लस में वो कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को वो आपके वहाँ असाइनमेंट करा रहा है, ठीक है। तो टोटल करके और उसमें जो मार्जिन है इस तरह से उसकी लिमिट बनाई जाती है। रिपेमेंट डिटेल, हॉलीडे पीरियड, ये इसमें आता है हॉलीडे पीरियड या मॉरेटोरियम पीरियड। तो यहाँ पर हॉलीडे बोलते हैं, मॉरेटोरियम बोलते हैं जब कोई अर्निंग आती है कहीं से। तो हॉलीडे पीरियड आमतौर पर इसका जो है 1.5 साल तक देते हैं, कुछ 1 साल देते हैं, कुछ 6 महीने, कुछ 1.5 साल देते हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ये टाइम ज़्यादा भी होता है, लेकिन ड्यूरिंग दिस हॉलीडे पीरियड इंटरेस्ट सर्व करना पड़ता है, जो भी इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कब से स्टार्ट होगी,
और ये जो है ईएमआई रेगुलर है या वेरिएबल है, कभी कम ज़्यादा है या फिक्स है, रिपेमेंट कितनी ईएमआई में कितने रुपए की होगा, अदर चार्जेस जो भी रिकवर करने हैं वो करने हैं। अब लिटिगेशन डिटेल, लिटिगेशन में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है उसमें। लिटिगेशन डिटेल से मतलब क्या है, डिस्प्यूट तो नहीं है कोई, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है तो उसको देख लेंगे हम। रिलैक्सेशन कंसेशन तो नहीं दिया हुआ है, पता लगा उसमें कहा था एमडीडीए से अप्रूव होना चाहिए और आपने विदाउट एमडीडीए अप्रूव करी है, तो इसका मतलब आपने कुछ उसमें थोड़ा सा लिबर्टी दी है उसमें किसी काम में, ठीक है। और है डिसबर्समेंट डिटेल। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो आमतौर पर जो बैंक्स होते हैं वो 30, 40, 30 कर लेते हैं। कुछ बैंक जो हैं 40, 30, 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो इस तरह से डिस्बर्समेंट होता है, ठीक है। टिपिकल फॉर्मेट वाइज तो क्या टिपिकल फॉर्मेट है, हाउस वाले में आपका एरिया, प्रपोज बिल्डिंग, बिल्टअप एरिया। अब देखो प्लॉट का एरिया हो सकता है 1800 स्क्वायर फीट है और आपका कंस्ट्रक्शन उसमें 1400 स्क्वायर फीट होगा। परचेज प्राइस ऑफ प्लॉट, आर्किटेक्ट की फीस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और फ्लैट ले रहे हैं अगर, तो फ्लैट में देखो दो तीन चीजें और बढ़ जाती हैं, क्या है, एरिया ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ द लैंड, मीन्स अगर लैंड 3600 की है स्क्वायर फीट की और उसमें 6 ओनर है, तो इट मीन्स एक बंदे का आ जाएगा अनडिवाइडेड शेयर 600 स्क्वायर फीट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोजेक्ट जो मान लिया अगर 6 करोड़ का है तो आपका 6 पार्ट है तो 1 करोड़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश फ्लैट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टोटल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू एज पर रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। लोन फॉर पर्पज ऑफ हाउस फ्लैट रेडी बिल्ट, बना बनाया ले रहे हैं, तो आप देखो जैसे ही बना बनाया आएगा तो वहां पर उसकी एज आएगी। परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एडिशनल आइटम और टोटल कॉस्ट, एरिया कितना है उसका, ये तो बेसिकली कॉमन वो रहेगा, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। लोन फॉर एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन के लिए अलग पर्पज है, तो अब एक्सटेंशन में भी क्या है, कितने साल पुराना है ये भी देखा जाएगा। प्लॉट का एरिया, फ्लैट मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टी मॉर्गेज है एनी इंस्टीट्यूशन, पहले से कहीं मॉर्गेज है या नहीं है। तो ये वाले केस कौन से आ रहे हैं, ऐसा केस हो सकता है कि आपने हाउसिंग लोन तो उस बंदे ने ले रखा आईसीसी बैंक से 30 लाख रुपए का और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपसे फर्निशिंग के लिए लोन चाहता है, तो आप कर सकते हैं, पर उसमें सेकंड चार्ज आपको क्रिएट कराना होगा, ठीक है। ठीक, वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, पुराना लोन कितना, मॉर्गेज वैल्यू कितनी है, डिटेल ऑफ प्रपोज एक्सटेंशन कितना है, ये सब चीजें, ठीक है। लोन अमाउंट रिक्वेस्ट, अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें शामिल, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो उसमें एक हाउस को कंप्लीट होने में जितनी भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, सबको इंक्लूड किया जाता है। जैसे स्टैम्प ड्यूटी कितनी लग रही है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में क्या पैसा लगेगा, म्यूनसिपल के क्या चार्ज लग रहे हैं, ये सारी चीजें भी उसमें ऐड हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ एमेनिटीज एंड सर्विस चार्जेस, जैसे पता लगा सोसाइटी का है तो 50,000 वन टाइम फीस देनी है आपको, ठीक। तो ये सारी चीज, लैंड है, एक्सटेंशन है, कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर, यहाँ लेकर के पूरा टोटल आता है। और वो फंड आप कहाँ से लाएंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे 80 लाख का आ गया, तो 80 लाख कहाँ से लाएंगे, तो 80 लाख कहाँ से लाएंगे, सबसे पहली बात है आपने पता लगा 5 लाख का एडवांस दे दिया, ठीक है। 5 लाख के एडवांस के बाद आपका पास 10 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा पीएफ में पड़ा हुआ है 5 लाख, अदर कुछ है, तो अब यहाँ पे 80 तो यहाँ रखेंगे आप, और उसने आपसे अप्लाई किया हुआ 60 का, तो इस तरह से वो अप्लाई करेगा। कोई प्री सैंक्शन स्टेज में आपको क्या क्या करना है, देखो इंटरेस्ट बोथ फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट दोनों के बारे में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन वो लेना चाहता है। इंश्योरेंस, देखो ये बहुत जरूरी है, एक तो ये हाउस और फ्लैट का है, देखो इसमें 3 इंश्योरेंस होते हैं, ये तो कंपलसरी है, इससे कोई छूट नहीं है किसी को, उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो रहा है। थर्ड है आपका पार्टी का इंश्योरेंस, और एक है आपका लोन का इंश्योरेंस, ठीक है, ये तो मस्ट है। अब कई बैंक क्या करते हैं,
इंसिस्ट करते हैं आपसे लोन का इंश्योरेंस कराने को। कई लोगों ने क्या करा, लोन का इंश्योरेंस ना करके पार्टी का इंश्योरेंस करा दिया। तो दोनों चीजों से चलता है, ठीक। मोरेटोरियम कितना दे रहे हैं गवर्नमेंट? अब यहाँ पे क्या, मोरेटोरियम विल बी अप टू, मैंने बोला था ना 18 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन, ठीक है। और 2 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल रेडीमेड टाइप का ले रहे हैं, तो रेडीमेड टाइप वाले में 2 महीने तक का दे सकते हैं, कि कुछ आपको वहां जाके कुछ आपको थोड़ा सा एडिशन करना होता है, ठीक। ईएमआई, ईएमआई मंथली पेमेंट एप्लीकेंट रिलेटेड टू द हिज कैश फ्लो, उसको पैसा जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्री ईएमआई इंटरेस्ट आ गया। ईएमआई पेमेंट यूजुअली कमेंस 1 मंथ आफ्टर द फुल डिस्बर्समेंट, जो मैंने अभी बात बताई थी कि उस जिस दिन उसका फुल डिस्बर्समेंट हो जाएगा और आपकी ईएमआई चालू होंगी, उससे पहले का पूरा पोर्शन क्या कहता है, देखो, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड द प्री ईएमआई इंटरेस्ट। तो आपको उस दौरान का इंटरेस्ट, बोरोवर पे द इंटरेस्ट ऑन द पोर्शन ऑफ द लोन डिस्बर्स, ठीक है। ईएमआई रीसेट in the floating rate of interest of home loan, the total dues of the lender will change when the rate of interest is changed। तो आपका पहले 18,000 ईएमआई जा रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तो उससे आपका 17,000 हो गया ईएमआई। तो वो रीसेट हो रही है नहीं हो रही है? द लेंडर डज नॉट यूजुअली चेंज द ईएमआई अमाउंट, बोला ना, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इंक्रीज और रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन द। तो अगर आपकी ईएमआई का अमाउंट रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आपका लोन पीरियड कम हो जाएगा। सपोज कीजिए वो 180 मंथ में होना था तो 176 मंथ में हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। चेक ऑफ फैसिलिटी में क्या होता है, जब कोई डिपार्टमेंट आपको प्रॉमिस करता है कि उसकी सैलरी से डिडक्शन मैं ही करके दूंगा, वो डिपार्टमेंट ही आपको रेमिट कर रहा है पैसा, तो जो उसकी सैलरी आती है उस सैलरी के 2 पार्ट कर लेता है, एक तो उसके अकाउंट में और एक उसके लोन अमाउंट। और सैलरी स्लिप में भी, सैलरी स्लिप जब देता है तो डिडक्शन पार्ट में वहां पे हाउसिंग लोन एसबीआई करके अमाउंट देता है। इसको बोलते हैं चेक ऑफ फैसिलिटी। क्या क्या एलिमेंट होते हैं इसमें? एक तो इर्रेवोकेबल लेटर ऑफ अथॉरिटी होता है जो सैलरी देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। इर्रेवोकेबल लेटर ऑफ अथॉरिटी मेकिंग पेमेंट ड्यूज ऑन द लेटर लेंडर आउट ऑफ द एनी अमाउंट पेबल डाउन। तो उसके कोई भी रिटायरमेंट के बेनिफिट हो रहे हैं अगर, तो उन सबका पेमेंट वो यही करता है, ठीक है। एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम द बैंक बिफोर सेटलिंग द ड्यूज द। तो अब वो कहीं अगर वो वहां जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसी और जॉब में जा रहा है, रिजाइन कर रहा है, रिटायर, तो सबका पेमेंट हो। ये चेक ऑफ फैसिलिटी बहुत ही मतलब बहुत ही इफेक्टिव होती है। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, जो डीडीओ होता है, चेक ऑफ फैसिलिटी देने में डरता है। कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय है तो उसने छोड़ दिया और डीडीओ से भूल हो गई, नहीं कर पाया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर हु देमसेल्फ डीडीओ, जो खुद ही डीडीओ हैं, एंड टेकिंग हाउस ए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम देयर देम इज सफिशिएंट। तो वो खुद ही डीडीओ है तो खुद ही ले लेंगे, उससे ही अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, एक लेंगे करके। द स्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयर इज क्लियरली quite important in deciding to use the check of facility for collection of installment। फिर बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लोन, रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, और वेयर मॉर्गेज इज सेकंड चार्ज। मैंने बोला ना सेकंड चार्ज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चाहे अपने ही बैंक में कभी हो दूसरे बैंक में भी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में डीपी नोट और एंड टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर होम लोन। देखो इसमें आप लोगों का बहुत कंफ्यूजन रहता है। डीपी नोट हमेशा ऐसे लोन्स पे लिया जाता है जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, जैसे मान लिया आपका सीसी लिमिट, डिमांड लोन, नहीं तो लोन एग्रीमेंट लिया जाता है। अब यहां बोला एंड और कि दोनों लिए जा सकते हैं उस कंडीशन में जब कोई ऐसे लोन्स हैं आपके जिसमें आपका लोन लिमिट की तरह काम कर रहा, हाउसिंग लोन, ये भी कई बैंकों की स्कीम है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ गारंटी फ्रॉम द गारंटर्स, लेटर ऑथराइजिंग द बैंक टू डिस्पोज ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ लोन टू इंश्योर द एंड यूज ऑफ द फंड। अब एंड यूज ऑफ फंड मैंने पहले बताया था कि उससे एंड यूज ऑफ फंड वो पैसा ले आके क्या करेगा। स्टैम्प्ड लेटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एक्यूटेबल मॉर्गेज, तो वो जो मॉर्गेज के लिए साइन कराते हैं,
फॉर डिपॉजिट टाइटल डीड्स, इंटेंशन टू क्रिएट ईएम इन फेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज है कि अगर आप किसी का ईएम क्रिएट कराएं तो उससे एक लेटर भी लेना पड़ता है कि ही इज विलिंगली सबमिटिंग हिज टाइटल डीड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज अगेंस्ट द प्रपोज्ड हाउसिंग लोन। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आ गया, सब्रोगेशन ऑफ मॉर्गेज एग्रीमेंट इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द अदर बैंक। अब क्या होता है कई बार कि आपने क्या करा, टेक ओवर करना है, आईसीसी बैंक से लोन लाना है, तो आपने उसको ड्राफ्ट बना दिया, लेकिन वो उन ड्राफ्ट के बदले में आपको प्रॉपर्टी के पेपर देगा, क्योंकि देगा तभी वो जब आपका लोन पूरा वहां पे हो जाएगा, और आपने ड्राफ्ट दे दिया तो प्रॉपर्टी पेपर देरी कर रहा है। तो सब्रोगेशन क्लॉज है वो, बिल्कुल वो है कि वो बैंक उस बैंक पे एक्शन ले सकता है, यानी एक ऐसे पावर में आ जाता है जो बोरोवर की थी। डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेज ऑफ डिपॉजिट इन बैंक असाइनमेंट वगैरह कुछ एडिशनल अगर ले रहा है। अंडरटेकिंग लेटर फ्रॉम द बिल्डर इफेक्ट दैट दे हैव नॉट वायलेटेड एनी नॉर्म्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द। तो आजकल कौन से गाइडलाइन चल रहे हैं प्रॉपर्टी में, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है उसकी गाइडलाइंस को तो नहीं वो किया हुआ उसने, पर लगा 3 फ्लोर बनाए थे 4 बना के छोड़ रखे हैं। एन इंडेमनिटी गारंटी मे बी obtained if the builder has appealed to the authorities for the regulation of the unauthorized construction. The decision of the finance will be depend on the bank judgment. तो कई बार क्या होता है कि कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा होता है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, तो वो कहता है कि भाई इसको रेगुलराइज करने के लिए, ठीक है, तो आपने थोड़ा ज्यादा बना दिए, चलो पेनल्टी दे दो और कर लो, ठीक है। वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो ये तो नॉर्मल है कि लेंगे, और एक चीज और है, इंजीनियर्स वैल्यूएशन रिपोर्ट शुड नॉट बी ओल्डर देन 5 ईयर, 5 साल से पुरानी नहीं होती। लीगल ओपिनियन ऑफ द बैंक ओपिनियन, डिक्लेरेशन होती है बैंक प्रेस, एनओसी, वहां की जो हाउसिंग सोसाइटी है उससे एनओसी लेना है। हाउसिंग प्रॉपर्टी से पेपर की बात करी इसने, तो सेल डीड चाहिए सारी, पेरेंट सेल डीड इज नॉट अवेलेबल, पट्टा इज ए मस्ट। अब कई बार क्या होता है बहुत पुरानी जमीनों की कोई रजिस्ट्री नहीं अवेलेबल होती है, तो एक गवर्नमेंट एक लेटर जो इश्यू कर देती थी उसी लेटर को आप मान सकते हैं, ठीक है। 13 ईयर का इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, देखो ये आ गया है, मैंने बोला था 30 साल के लिए लेते हैं चेन टाइटल, चेन टाइटल। लीगल ओपिनियन, लेटर ऑफ अलॉटमेंट हाउसिंग बोर्ड, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान, लाइसेंस परमिट फॉर कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेट वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। कॉमन चीजें हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस कर ली, सारी वही बात आ रही है, ठीक है। चलो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन इन द सेकंड मॉर्गेज। अब देखो, ये देखो सेकंड मॉर्गेज और पारी पासु। पारी पासु क्या होता है, जब किसी प्रॉपर्टी पर पहले से किसी का चार्ज होता है, उसके बाद कोई चार्ज क्रिएट करते हैं, तो पहले वाले चार्ज को हम पारी पासु चार्ज बोलते हैं, ठीक है। लेटर फ्रॉम द बोरोवर और टू द बैंक फॉर एक्सटेंडिंग द अर्लियर मॉर्गेज टू सिक्योर द बैंक लोन। तो वो बोल रहा है पहले से उसे चिट्ठी बोल देते हैं कि भाई जो पहले से मॉर्गेज है उसके ऊपर एडिशनल मॉर्गेज कर दे। लेटर टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रायर stating that the existing mortgage charge will subsist and will rank prior to। अब देखो, अब वो कई बार क्या होता है कि सब्सिक्वेंट चार्ज कराया जा रहा हो, मतलब बाय द प्रायर मॉर्गेज टू ए सब्सिक्वेंट चार्ज stating that the existing mortgage charge will subsist and will rank prior to the charge proposed to charge and authorizing a new lender to create। तो वो बोल रहा है कि जो सेकेंड चार्ज आप क्रिएट करें विल रैंक प्रायर इन चार्ज टू प्रपोज चार्ज। तो पुराना वाला जो चार्ज है वो एक चार्ज है और फिर दूसरा वाला चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। पारी पासु लेटर टू बी एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का मतलब दोनों बैंक आपस में करेंगे। इंटर से पारू पासु यानी दोनों लोग मिल के अब उसको आधा आधा या अपने सीक्वेंस के हिसाब से मॉर्गेज मान रहे हैं, ठीक है। लेटर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज होल्डर एड्रेस टू द सेकंड चार्ज होल्डर। लेटर टू बी बाय द बैंक और हैविंग सेकंड चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट। ऑल डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू क्रिएशन डॉक्यूमेंट प्रपोज मॉर्गेज लिस्टेड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। तो जितने भी मॉर्गेज के लिए डॉक्यूमेंट वो सब भी लिए जाएंगे। मॉर्गेज की बात आती है, देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज डिफाइंड है। सर एक चीज क्लियर कर, बोलिए।
सर अगर मान लीजिए दो चार्ज है और हाँ। एक का लोन सही चल रहा है, दूसरा का नहीं चल रहा है, हाँ। किसी का भी हो सकता है, पहले वाला का या सेकंड वाला का, तो हम्म। अगर वो सेल करने के जैसा सिचुएशन आ गया तो हम्म। किसको वो पहले सेल करने का हक हक मिलेगा? देखो, इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ए बैंक से लोन ले रखा है 20 लाख का, बी बैंक से ले रखा है 30 लाख का। ठीक है। प्रॉपर्टी एज ए होल है 90 लाख की। इसका अकाउंट सही चल रहा है, इसका गड़बड़ चल रहा है। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी सेल करेगा तो सबसे पहले इस पेमेंट को करेगा वो, जो भी रिमेनिंग है। और ये वाला बैंक कहेगा ठीक है, मुझको पैसा दे दो, प्रॉपर्टी ले आओ। तो सेल करने में ये जरूरी है कि इसका सब क्लियर हो, तभी सेल हो पाएगा। तो सेल होने में एक आपस में एग्रीमेंट होगा कि सेल्स प्रोसीड को हम यहां पे डिपॉजिट करेंगे। अगर वो एग्रीमेंट है तो ए वाला रेडी हो जाएगा। और एक बात और है कि जो फर्स्ट चार्ज क्रिएट करता है वो अपने वहां क्या रखता है? डॉक्यूमेंट्स अपने पास से रख। हम्म। डॉक्यूमेंट हमेशा फर्स्ट पार्टी के पास होते हैं इसमें। इसीलिए जो फर्स्ट पार्टी है वो उसका जो राइट है वो ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा था कि जब दो जॉइंट होते हैं तो पारी पासु लेटर एक्सचेंज करते हैं, मतलब दोनों आपस में वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। ओके। चलो, तो हमने बोला कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है कि क्या चीज होती है। तो मॉर्गेज ए में डिफाइन है, और उसके बाद कई तरह की मॉर्गेज होती हैं। तो उसमें ए के बाद बी सी डी ई एफ 6 टाइप की मॉर्गेज होती हैं। तो उसी में से हमारी जो दो मॉर्गेज हैं वो काम करती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली है रजिस्टर्ड और सिंपल मॉर्गेज, और दूसरा होता है एक इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज को बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो अगर बंदा टाइटल डीड दे रहा है तो इक्विटेबल मॉर्गेज होगी, और अगर नहीं दे रहा है तो सिंपल मॉर्गेज या रजिस्टर्ड मॉर्गेज हो। अब सिंपल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या फर्क है? सिंपल मॉर्गेज में खाली एक एग्रीमेंट कर लिया आपने, और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में स्टैंप ड्यूटी दी गवर्नमेंट को, प्रॉपर काम किया। अभी मैं बताता हूँ, एक केस मेरे सामने आया, तो उसमें क्या है, ओरिजिनल टाइटल डीड उसकी नहीं मिल रही। तो जब ओरिजिनल टाइटल डीड नहीं मिल रही थी तो उसने सर्टिफाइड कॉपी निकाल ली। ठीक है, सब कोई निकाल सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी के बेस पे वो लोन ले रहा है। तो वहां पे एक कंडीशन लगा दी गई कि भैया आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी पेपर तो दे ही नहीं रहे। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज में उसके 1,81,000 की स्टैंप ड्यूटी लग रही है, जो सब रजिस्ट्रार के वहां होगा। ठीक है। तो सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या है, जो मैंने आपको बताया था वही चीज है। अंडर सिंपल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, डीड ऑफ मॉर्गेज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो मॉर्गेज की डीड रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है। सब रजिस्ट्रार के होगा। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करेगा। इन दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड ओनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां लिखा हुआ है। ठीक है। द रजिस्टर्ड मॉर्गेज इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ मॉर्गेज इज ड्यूली विटनेस्ड बाय टू विटनेसेस, पेमेंट ऑफ एड वैलोरम स्टैंप ड्यूटी। ये वर्ड जो होता है एड वैलोरम का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, फीस के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से। पता लगा 20 लाख का लोन है, तो 20 लाख के लोन में जो उनका रेट है उतना देना पड़ेगा। मान लिया उनका 10% का रेट है तो 2 लाख देना पड़ेगा। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड हेंस इट कॉस्टली प्रोपोर्शन। तो इसीलिए इस काम को नहीं करते। लेकिन जो मैं केस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे रिस्क है इसलिए कर रहे थे। और दूसरा है टाइटल डीड वाला। और टाइटल डीड वाले के लिए भी एक रूल समझ लीजिए, जेआईबी का जब भी एग्जाम होता है बोलता हूँ मैं, और वो हर बार क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का आता है, तो आप भी समझ लीजिएगा। ठीक है। क्या चीज है कि टाइटल जो ईएम है, ईएम मॉर्गेज करने के लिए प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ
mortgage must be notified by state authority। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, केस स्टडी जब हाउसिंग लोन की आएगी तो ये जरूर आपको प्रॉब्लम करेगा इसमें। और ये केस स्टडी में ये पूछेगा कि उसका प्रॉपर्टी है दिल्ली में, जॉब करता है मुंबई में, ठीक है, लोन ले रहा है एक विलेज की एसबीआई ब्रांच से, क्या लोन मिलेगा? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, कई बार आपको एग्जाम में जब आपका एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हो पाता है और वो आपने पढ़ा हुआ होता है या सुना हुआ होता है, तो आपको अफसोस नहीं होता? ऐसा बहुत होता है। कि पढ़ा हुआ भी है और उसके बावजूद हम उसको सही नहीं कर पाए। ये वो मार्क्स होते हैं जो 45 से 50 के बीच वाले होते हैं। अगर आपका 50 से कम आ रहा है तो ये वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हुए थे लेकिन या तो याद नहीं आ रहा है या गलत करा है। ठीक है, तो मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा था कि ये भी क्वेश्चन वहां आएगा केस स्टडी में, तो आप परेशान नहीं हो जाना। तो मैंने बताया कि क्या ये लोन होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर दीजिए। लोन हो सकता है नहीं हो सकता? कोई आंसर कर रहे हैं या मैं एक्सप्लेन करूं? आप ही बता दीजिए। अगर स्टेट नोटिफाइड होगा तो होगा सर, वरना नहीं होगा। क्या होगा? नोटिफाइड एरिया होगा तो ही होगा वहाँ पे। कौन सा एरिया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? ब्रांच, एसबीआई की ब्रांच जहाँ पे वो ब्रांच mortgage वाला, का। चलो। अगर ब्रांच नोटिफाइड नहीं है तो नहीं लोन होगा? नहीं होगा। तो नोटिफाइड होगा होगा, लेकिन वो अपना ईएम वो अदर ब्रांच में कराएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो जरा। वो लोन करेगा ब्रांच वाला, लेकिन उसका जो पेपर है वो इक्विटेबल मॉर्गेज अपना उस ब्रांच में कराएगा जो पास में बड़ा ब्रांच होगा या जो नोटिफाइड एरिया का ब्रांच होगा। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझ गए। तो ये मेरा एक रूरल ब्रांच में हुआ था सेम केस। बोलिए। मतलब मीन्स वो एरिया जहां ईएम क्रिएट हो रहा है वो नोटिफाइड होना चाहिए। वो जॉब कहीं करे, प्रॉपर्टी किसी विलेज की हो, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है, ब्रांच कहीं पर हो, लेकिन जो ईएम क्रिएट होगा वो नोटिफाइड होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल गजट में इस चीज़ों को स्पेसिफाई किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है इस काम को। ठीक है, सर इसका प्रॉपर्टी का ईएम क्रिएट कहाँ होगा सर? जहाँ पर प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करेंगे ना, जहाँ पे नोटिफाइड हाँ रहता है हाँ उस ब्रांच में। हाँ, वो होना चाहिए सर्टिफाइड। ठीक है, नोटिफाइड होना चाहिए। और उसमें क्या है, अब देखो, इसेंशियल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। देयर मस्ट बी ए डेट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, यानी कोई ऐसा कर्जा जो आज चल रहा है या आगे लेने वाला है। कोई कर्जा का नाम जरूर होना चाहिए, डेट जरूर होना चाहिए। और टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट डिपॉजिट होने चाहिए। मस्ट बी कहाँ पे होने चाहिए? डिपॉजिट नोटिफाइड टाउन में होनी चाहिए। डिपॉजिट मस्ट बी बाय द मॉर्गेजर और हिज एजेंट विद मॉर्गेजिंग
विद द मॉर्गेजी और हिज, मतलब जिससे लोन ले रहा उसके नाम पे होनी चाहिए। डिपॉजिट मस्ट बी मेड विद इंटरेस्ट ऑफ क्रिएट सिक्योरिटी ऑफ द डेट, यानी वो कर्जे के यानी लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के लिए दे रहा है। लेटर ऑफ इंटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड, नेसेसरी एंट्री शुड बी मेड ऑन द डॉक्यूमेंट। तो लेटर ऑफ इंटेंट मैंने बोला, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है हाउसिंग लोन या मॉर्गेज के उसमें। Mortgage has the same right, mortgagee has the same right under the equitable and registered mortgage, चाहे वो registered कराए या equitable कराए। So an equitable mortgage will have the priority over subsequent registered mortgage। देखो तो equitable mortgage की priority रहेगी हमेशा, चाहे उसके आगे कितने भी registered mortgage करा लो। तो priority of charge में हमेशा जो पहला notify कराता है उसका right पहला होता है। An equitable mortgage remains valid as long as the mortgagee retain the title deed. If the mortgagee parts with the possession of the title deeds, the mortgage will stand extinguished. तो इसमें मतलब क्या हुआ? An equitable mortgage remains valid as long as the mortgagee retain the title deeds, यानी उसका राइट तब तक रहता है जब तक उसके पास पेपर है। If the mortgagee parts with possession of the title deed, यानी वो उस टाइटल डीड्स को किसी और को दे देता है, द मॉर्गेज विल स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड, यानी वो मॉर्गेज खत्म हो गई उसकी, यानी ये मस्ट कंडीशन है कि आपके पास वो पेपर होने चाहिए। इफ हाउएवर द मॉर्गेजी पार्ट with the possession of title deed or specific purpose like examination by the solicitor or advocate intending purchase of the mortgage property for the creation of subsequent mortgage in favor of the second mortgage in the specific understanding with the letter that earlier mortgage subsist, the mortgager will not deem to be। तो यहाँ ये कह रहा है कई बार क्या होता है कि जब वो और लोन बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो वकील कह रहा है उसको ओरिजिनल कागज दिखाओ मुझको, तो बैंक वाला अपने उन ओरिजिनल पेपर्स को वहां दे देता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल पेपर्स को सब दे देता है, तो ओरिजिनल पेपर को जब सब दे देगा तो यहाँ ये बोल रहा था कि बैंक का राइट खत्म हो जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं खत्म होता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए दे रहा है। ठीक है, और अगर वो गड़बड़ करता है तो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है कोर्ट के थ्रू, लेकिन जब से सरफेसी आया है आप सरफेसी लगा करके बिना कोर्ट के भी उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ केस दिए हुए हैं। ट्रांसफर फॉर पोजीशन, दोनों में पोजीशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, दोनों में पोजीशन नहीं होता है। मॉर्गेजी की राइट, यानी मॉर्गेजी का मतलब बैंक है, हाँ, बैंक के राइट पर्सनल लायबिलिटी इश्यू कर सकता है, पर्सनल लायबिलिटी बोरोवर की। सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए केस कर सकता है। स्यू फॉर फोरक्लोजर, तो ये फोरक्लोजर क्या होता है? देखो फोरक्लोजर वाला मामला होता है जब कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज होता है, तब ये फोरक्लोजर वाला पॉइंट क्रिएट होता है। ठीक है, फोरक्लोजर का मतलब होता है कि पार्टी जो है अपनी प्रॉपर्टी वापस ना ले पाए। अब सपोज कीजिए कंडीशनल सेल है कि मैं अगर पैसा नहीं दूंगा तो ये सेल मान ली जाएगी, हो गया, लेकिन उसके लिए वो कोर्ट में जाता है और कहता है कि भैया इसने मेरा पैसा नहीं दिया, बैंक बोलता है, और अगर इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो अभी मेरी मान ली जाए। उस पॉइंट पर वो बोरोवर जो है वो उसको अपने राइट हैंड ओवर करने पड़ते हैं। ठीक है भाई कि तुम ले लो, तो तुम ले लो मतलब अपने राइट को फोरक्लोज कर रहा है, मतलब अपने राइट को विड्रॉ कर लेता है वो। ठीक, तो सेल प्रॉपर्टी कोर्ट की परमिशन, विदाउट कोर्ट परमिशन नहीं है, लेकिन मैंने बोला सरफेसी में है, और वो भी किस वाले में है? इक्विटेबल मॉर्गेज वाले में। ठीक है, ये नीचे स्टार भी दिया हुआ है, उसमें कहा है कि सरफेसी से आप लोग इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एंजॉय इनकम ऑफर, और दोनों में प्रॉपर्टी की इनकम को नहीं ले सकता हो। प्रॉपर्टी की इनकम को तब लेता है
जब वो स्यूफिक्सरी मॉर्गेज करता है, उसमें वो उसको पोजीशन भी देता है। अपॉइंट रिसीवर द कोर्ट परमिशन, दोनों कंडीशन में कोई भी रिसीवर अपॉइंट नहीं कर सकता। सरफेसी में एक बात बोली है कि अगर वो नोटिस दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा हुआ मॉर्गेज बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट फ्रॉम द लेसी आफ्टर इश्यूइंग द डिमांड नोटिस। तो अगर सरफेसी में ऐसा प्रोविजन है कि वो इसका पैसा भी किराए का भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक डिमांड नोटिस रेज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, राइट ऑफ फोरक्लोजर जो मैंने बताया था उसको फिर देख लीजिए आप एक बार। ऑन द डिफॉल्ट बाय द मॉर्गेजर इन केस ऑफ द मॉर्गेज बाय कंडीशनर, मैंने बोला था ना, हैज द राइट टू sue for a decree from the court to effect that the former be debarred forever to get back the। तो अब इसमें समझ लीजिए, बैंक कोर्ट जाएगा, कोर्ट से कहेगा ये परमिशन क्या कि भैया जो बोरोवर है उसको अब बिल्कुल उसके रास्ते बंद कर दो, उसको बोलते हैं फोरक्लोजर, बोरोवर के रास्ते बंद कर दो कि अब ये मेरे पास नहीं आएगा कि भैया मुझे प्रॉपर्टी वापस हो। इसको बोलते हैं फोरक्लोजर का राइट। सच ए राइट इज कॉल्ड राइट ऑफ फोरक्लोजर which is provided under the section 37 of Transfer Property Act. A suit for foreclosure must be filed within 30 years from the, यानी 30 सालों के अंदर अंदर उसको बोरोवर को बेदखल कर देना है। प्रायोरिटी और चार्ज में अभी हमने पढ़ा था कि जो पहला चार्ज क्रिएट होता है उसका पहला राइट होता है। अब उसमें मोर देन वन इक्विटेबल मॉर्गेज, तो उस कंडीशन में बोला है द इंस्टीट्यूशन इन हुज फेवर द मॉर्गेज इज क्रिएटेड फर्स्ट हैज द प्रायोरिटी। ऐसे ही ईएम के बाद आरएम हुआ है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज हुआ है, तो भी फर्स्ट ये रहेगा, और पहले ईएम 1 हुआ है, ईएम 2 हुआ है, तो ये रहेगा, यानी जिसका पहला राइट क्रिएट किया वो। वेयर ए मॉर्गेजर हैज क्रिएटेड सेपरेट रजिस्टर्ड मॉर्गेज ओवर अगला पॉइंट है वेयर अ मॉर्गेजर हैज क्रिएटेड सेपरेट रजिस्टर्ड मॉर्गेज, मैंने अभी जो बताया था, तो द प्रायोरिटी ऑफ चार्ज विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड विच हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद इन 4 months ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो सुनो, यहाँ बात सुनिएगा जब ध्यान से, कि वही बात है, पहला वाला तो ईएम है और दूसरा वाला आरएम है, तो दोनों में से कौन होगा, जिसने पहले अपने जो चार्ज को रजिस्टर्ड कराया होगा, और वो भी कब, एग्जीक्यूशन के 4 महीनों के अंदर। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन का मतलब जिसने लोन दिया, दो लोन हो रखे हैं उस प्रॉपर्टी पर, तो एक लोन हुआ है 10/8 को, एक हुआ है 28 को। अब बात आती है, दोनों रजिस्टर्ड कराएंगे, दोनों ने 38 को रजिस्ट्रेशन करा, दोनों ने, तो एग्जीक्यूशन इसका पहले हुआ है इसलिए इसको, लेकिन विद इन 4 month हो जाना चाहिए ये वाला काम। ठीक है, आगे है वेयर ए मॉर्गेजर गिव्स द सेम प्रॉपर्टी इन इक्विटेबल मॉर्गेज टू वन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एंड इज रजिस्टर्ड अनदर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इन ईएम एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड, तो जिसका पहले होगा उसको माना है। एन इक्विटेबल मॉर्गेज इन नो वे गिव्स इंफीरियर राइट्स टू द कंपेयर ऑफ द, यानी किसी ने बाद में रजिस्टर्ड करा ली तो इसका मतलब पहले वाले का राइट कम नहीं हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी लुक्ड इनटू व्हाइल ऑब्टेनिंग इक्विटेबल मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जब वो जमा कर रहे हैं तो उसमें क्या चीजें देखनी है, जैसे उसका क्या है,
The title property may have derived of differing conveyance effect acts like partition, settlement, gift. तो इन सब चीज़ों के पॉइंटों को ध्यान में रख के ही आपको प्रॉपर्टी लेनी है, और चेन ऑफ ओनरशिप को भी आपको लेना है. When the mortgage cannot be readily created, जल्दी से नहीं हुई, an agreement to mortgage should be taken. मतलब नहीं अगर अभी क्रिएट हो पा रहा तो उससे लेंगे कि आप करवा लेंगे. This is deviation from the policy and is done absolute direct discretion of the lender. तो कई बैंकों ने इंटरनल अप्रूवल बना रखा है कि प्रॉपर्टी आने में टाइम लग रहा है, तो जब आएगी प्रॉपर्टी तब मॉर्गेज है. There has to be an undertaking that by a certain future date the underlying mortgage must be created. The responsibility for following this up and completing the formality lies with the credit officer of the land. ठीक है, चलो. अगर मान लिया वो प्रॉपर्टी, कई बार क्या होता है देखिए, where the immovable property is taken as security either by way of registered mortgage or equitable mortgage, the following aspects should be taken: tenure of the land, valuation of the land, टाइटल ऑफ द लैंड. तो ये सब चीजें आपको देखिए. अब टेन्योर ऑफ द लैंड में क्या है कि जैसे वो फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है या स्टेट ओन्ड है, तो कितने समय बाद आपको मिल जाएगी. तो आमतौर पर से 99 ईयर होता है, तो इस तरह का टाइम फिक्स किया गया होता है. ठीक है. द लीज होल्ड टेन्योर, द लैंड इज हेल्ड फॉर द पीरियड एंड द टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसे लीज डीड में लिखा जाता है. और अगर स्टेट ओन्ड लैंड है, the ownership vests with the state and central government as the case may be, and the holder such land will entitled to occupy the rights only. वैल्यूशन तो नॉर्मल चीज़ है, मैंने बोला इंस्पेक्शन से कर सकते हैं, कोई रीसेंट सेल से कर सकते हैं, या आप आसपास से पता कर सकते हैं, या क्वालिफाइड वैल्यूअर से भी ले सकते हैं. टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी में है कि the same amount of care is taken for the purpose of purchase a property should be taken in the investing in the. तो ये माना जाता है कि भाई जब आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपको खुद उसमें सारी सर्च वगैरह कर लें. एक गुड रूट ऑफ टाइटल, a document which deals with the whole legal and equitable interest in the land, described the property adequately and contains nothing to throw any doubt on the. तो रूट ऑफ टाइटल का मतलब है कि कोई भी उसमें ऐसा पॉइंट होना नहीं चाहिए जिससे आपको डाउट हो जाए कोई. ठीक. इन व्यू ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट राइट ओवर द मॉर्गेज, द बैंक्स पेपर इन द इवेंट ऑफ द बोरोवर कीपिंग द लैंड रेवेन्यू अदर पब्लिक ड्यूज इन द एरिया. तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को भी उसने पैसा देना है उस लैंड के अगेंस्ट में. तो all land revenue and municipal taxes due on immovable property have been paid up to the date. तो जो टैक्स वगैरह सब पेमेंट होना चाहिए उसका. all land revenue and municipal taxes accruing or falling due subsequent to the creation of the mortgage are paid promptly in future. नो इनकम टैक्स ड्यू कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ड्यू पहले से क्लियर रहने चाहिए उसमें. ठीक है. Reference to advocate and solicitors. Investigation of title and the scrutiny of the title deeds should be entrusted to advocate or solicitor. Specific categorization opinion should be obtained. तो उनसे प्रॉपर आप उससे ओपिनियन लेंगे कि कोई उसमें ऐसा ना लिखे वो कि भैया इसमें ऐसा है और फिर भी आप उसे लोन कर जा रहे हैं. तो क्लियर उसका वो होना चाहिए कि बैंक को इसको प्रॉपर्टी को लेना चाहिए या नहीं लेना. ठीक है. सर्च टू बी कैरीड आउट, तो वो एक सर्टिफिकेट लगाते हैं कि जो रिकॉर्ड होता था रजिस्ट्रार के वहाँ, उसमें वो देख लेते हैं. अगर वो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगी तो वहाँ पे लिखा जाता है कि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे मॉर्गेज है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या है, जो भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कहीं मस्ट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है स्टेट लॉ में. जैसे बॉम्बे स्टैंप एक्ट में, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, दिस एक्ट पर्टेन टू लेवी स्टैंप ड्यूटी ऑन सर्टेन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन स्टेट. यानी ईएम अगर आप करेंगे वहाँ पे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती है. ठीक है. कई स्टेट में इसके लिए कोई फीस नहीं है.
और अगर ये डॉक्यूमेंट हैं तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली रजिस्टर्ड होने। द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरली रजिस्टर्ड। गिफ्ट डीड है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट एनी राइट ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन सब के लिए आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसका कोई रूल नहीं है क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। हाँ, हालांकि महाराष्ट्र के लिए दिया हुआ उसने, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वो कितना है 30,000। कई स्टेट में कितना है ईएम का मैक्सिमम 10,000 है। कन्वेंस का मतलब एक तरह से टेक्निकली आप समझ लेना कि ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, गिफ्ट करना, पार्टीशन करना, लीज करना, सेल करना, सेटलमेंट करना, पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन फॉर कंसीडरेशन, ऑथराइजिंग फॉर अटॉर्नी फॉर सेल फॉर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ दिया हुआ रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये इसकी जगह अब क्या आ गया है? सर से आ गया है, सेंट्रल रिपोजिटरी आ गई है। तो अब जो है कोई भी ईएम वगैरह क्रिएट होता है तो उसको आपको चार्ज करना, चढ़ाना पड़ता है कहाँ पर? सरसई में। और इसके लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा अपडेट, क्योंकि पहले 1 मंथ था, अभी बोल रहे हैं कि सरसई के लिए कोई भी टाइम हटा दिया गया है। पहले 1 मंथ था, विद इन 1 मंथ था, अब टाइम हटा दिया है। कोई इसमें कोई कमेंट कर पाएगा जो हाउसिंग लोन से डील करते हैं? कोई कमेंट कर पाएगा? नहीं करेंगे, नहीं आइडिया सर। नहीं आइडिया। तो ये थोड़ा सा अपने जो कोई फ्रेंड वगैरह आपके एफओ वगैरह हैं उनसे पूछिएगा कि सरसई में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो उसका क्या है, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो इसने बोला द सर्च ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी टेकन एट द ऑफिस ऑफ द रेलिवेंट सर्वेसर, नॉर्मली 30 ईयर सर्च ऑफ टेकन। द परचेजर कैन ऑल्सो आस्क कॉपी द डॉक्यूमेंट लॉज with the office of the surveyor by the seller. The objections pertaining to the title of the property can be easily verified after taking the research. For example, ये हो गया। अच्छा, after satisfying the title property, party should proceed further transaction. Searching सरसई वेबसाइट इज ऑल्सो हेल्प। तो अब क्या है कि जितने भी वो हो रहे हैं ईएम वो सरसई की वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो आप वहां से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं और ये मस्ट कर दिया गया है, ठीक है। फोर्ज और वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ टिप्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? शेड्यूल्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इट इज नेसेसरी वेरीफाइड द शेड्यूल। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे करनी चाहिए? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में चेक करनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी जो दे रखी है वो जितने का प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग दे रखी है या नहीं दे रखी है। पता लगा उसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और स्टैम्प पेपर लगा रखे हैं 20,000 के और आपके पास ले आया, आपको बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है वो, तो इतना कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एफिक्शन ऑफ स्टैम्प, कैंसिलेशन, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, पता लगा संडे में दिखा रखा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जामिन सिक्योरिटी मार्क्स ऑन स्टैम्प पेपर, अब वो सिक्योरिटी पेपर नकली तो नहीं है कहीं, ठीक है। हाउसिंग लोन में आप अदर सिक्योरिटीज भी लेते हैं कभी कभी मार्जिन के लिए, कुछ होते हैं LIC पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, ये आ गया। देखो ये पॉइंट आ गया जो मैं कहता हूँ ना, ये है देखो। तो सरसई का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहले इसमें 1 मंथ था, अभी रिसेंट कोई चेंज आया है इसमें, अब कोई टाइम इसमें हटा दिया गया है, टाइम की लिमिट जो है हटा दी है, ठीक है।
और सरसई में ध्यान रखिए, ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड बाय मूवेबल हाइपोथिकेशन एंड इंटेंजिबल एसेट, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब भी अब सरसई में होते हैं। मतलब केवल इमूवेबल नहीं, मूवेबल भी होता है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड ऑनलाइन within 30 days of the creation of equity, which is mandatory. The registrar has the discretion to permit registration of charges which are filed without beyond 30 days, but up to 30 दिन का और समय मिलता है इसमें, पर ये चाहे हटा दिया है इसको। ठीक है, डिले फॉर मोर देन 60 days रिक्वायर द कंडोनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर, तो उसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगी। और अगर नॉन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5000 पर डे आपको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो सरसई के जो हैं कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं इसमें। फॉर्म 1 में दिया हुआ है ₹100 फॉर क्रिएशन एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर लोन अबव 5 लाख, फॉर लोन अप टू 5 लाख फीस कितनी है, ₹50 है। और सेटिस्फेक्शन पता क्या होता है, कैंसिलेशन। जब कोई लोन क्लोज हो जाता है तो उस समय जो आप वहाँ हटाते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं लोन क्लोज्ड, और या उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। उसके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, और पर्टिकुलर सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट, तो अगर आपने कोई एनपीए लोन उठाया है, उसकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो ₹500। पर्टिकुलर सा सेटिस्फेक्शन ऑफ, सेटिस्फेक्शन में इसमें केवल ये इस चीज का सेटिस्फेक्शन है, ये इस चीज का सेटिस्फेक्शन है। ये फ्रेश लोन का है, ये सरफेस वो सिक्योरिटाइजेशन के लोन का है। इसमें 100 फ्री है, इसमें 500 और 50 है। एनी एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड मेंटेन रजिस्टर ऑफ एनी पर्सन, तो अगर आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, कुछ चाहिए, तो यहाँ पे ₹10 है। एनी एप्लीकेशन कंडोनेशन डिले अप टू 30 days नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम ऑफ द बेसिक फी ऑफ द एप्लीकेबल, तो 10 गुना तक का फीस चार्ज कर सकते हैं अगर आप 30 दिन की जो डिले है उसके बाद जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी देखने की कोशिश करता हूँ, तो सरसई वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे अनवांटेड चीज रख, कहीं दिखा नहीं रहा, लेकिन कहीं पिछले लास्ट क्लासेस में कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सरसई का ये जो या तो पीरियड या पेनल्टी हटा दी शायद। कहीं मिलेगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, मॉनिटरिंग क्या है भाई? कोई लोन आपने दे रखा है, लोन की आपने रजिस्ट्रेशन भी कर रखी है, तो कभी कभी जाके देख भी लिया करो। पता लगा बिल्डिंग टूट गई आपकी, ठीक है, बिल्डिंग टूट गई, दूसरा कोई बिल्डिंग बना रहा है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देख लेनी चाहिए। अदर रूटीन चेक, भाई लेटर, सैंक्शन लेटर में सारी चीज़ें दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं। ठीक है, लेटर हैज बीन साइन बाय द बोरोवर, गारंटर एक्नॉलेज, जो करी नहीं करी साइन। ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट कंप्लीट, ऑल पर्टिकुलर हैं, कोई with no blank left, and that these has been signed by the bank representative or, तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको करना। इंस्पेक्शन में आपको देखना है टैक्स वगैरह आ गया नहीं आ गया, रिकवरी है, आ रही है नहीं आ रही। रीस्ट्रक्चरिंग में देख लो थोड़ा सा। होम लोन मे हैव टू बी रीस्ट्रक्चर व्हेन डिलेड टर्न इनटू डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट वाले लोनों को रीस्ट्रक्चर करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग इज कंसिडर वेयर द बोरोवर्स इंटीग्रिटी इज नॉट डाउटेड
his willingness to repay the loan is clearly established and only his ability to do so is impaired if the cash flow are found inadequate. तो अगर उसको पैसा कम आ रहा है किसी कारणों से तो उस कंडीशन में कर सकते हैं. अदर सर्कमस्टांसेस, कौन कौन सी कंडीशन में आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं? अनफोर्सिंग इवेंट, मेजर इलनेस, इन कंडीशन में कर सकते हैं. इन केस ऑफ सैलरी क्लॉज, तो वो कोई लॉस ऑफ पे पे चल रहा है, कुछ स्ट्राइक हो गई या कंपनी बंद हो गई, उस तरह से डिलेड कंप्लीशन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट हो रहा तब आप डिले, डेथ डिसेबिलिटी हो जाए तो उस कंडीशन में भी कर सकते हैं. ठीक है. एनुअल रिव्यू ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, तो जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसका रिव्यू करिए कि पहले तो बहुत अच्छा था, अब कितना कैसा है देख लो आप. तो उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम लेवल होता है उसका, प्लस इंक्लूडिंग रेंटल इनकम आती है, तो उससे आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में कंसीडर कर सकते हैं. ओल्ड प्रॉपर्टी की बात आ रही है यहाँ पे. ठीक है. तो ओल्ड प्रॉपर्टी में बोला विद द पॉलिसी ऑफ लेंडर रिलेटिंग टू द ओल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लैट इज सच दैट अ रेजिडुअल लाइफ ऑफ द, तो इसमें बेसिकली रेजिडुअल लाइफ का कॉन्सेप्ट काम करता है कि अब कितने दिन चलेगी. तो ये चार्टेड इंजीनियर बताएगा कि ये प्रॉपर्टी 20 साल और चल सकती है, तो लोन आप 20 साल से ज़्यादा नहीं देंगे. क्लोजर की बात आई है तो सारे चार्जेस जब बंद कर देगा तो क्लोजर करेंगे, लेकिन क्लोजर के बाद आप उसमें वो भी करेंगे, उसको पूरे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेंगे, उसको वापस देंगे और उसका प्रॉपर रिसीविंग लेंगे, नहीं तो कल को रजिस्ट्री लेने आ जाएगा वो आपसे. फ्रॉड हाउसिंग लोन की बात की हुई है कुछ. वो कहता है कि सजेशन है मिटिगेशन के. मिटिगेशन मतलब अपने उसको कम करना, रिस्क को कम करना मिटिगेशन कहलाता है. तो अगर आप सेल स्लिप वेरीफाई कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो आप अपने उसको रिस्क को कम कर सकते हैं. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन. वो कहता है जी 2 करोड़ की है प्रॉपर्टी, वैल्यूअर भी सर्टिफिकेट बनाता है, आसपास की प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ की है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी 2 करोड़ की नहीं है. तो ये बहुत होता है. ठीक है. मल्टीपल फाइनेंसिंग की बात आ रही है. कई बार क्या होता है कि आपने फाइनेंस कर दिया लेकिन वो कैंसिलेशन हो गई बुकिंग, तो वो पैसा फंस गया आपका, प्रॉपर्टी उसके नाम आएगी नहीं. अब कई बार क्या होता है, साइफनिंग ऑफ फंड, यानी पैसे उड़ा लेना. तो आपने जिसके नाम पैसा देना है उसने पैसा ले लिया और प्रॉपर्टी नहीं वो करी. पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्ट टू द सेलर परचेज में, पेमेंट बिल्डर को कंस्ट्रक्शन में, रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहेंगे, तो इससे आप हाउसिंग लोन के उसको बचा सकते हैं. ठीक है. हाँ, इसका आंसर दीजिए. टू कंसीडर द लोन अमाउंट अंडर हाउसिंग लोन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? हाउसिंग लोन स्कीम, द प्रॉपर्टी इज जॉइंटली हेल्ड विद द स्पाउस and the spouse is co-borrower. Property is held in single name and the spouse stand as a guarantor. The borrower's son or daughter has a steady income. The salary is routed through bank account and joins as a co-borrower. Expected rental less taxes, cess, etc. in case the house built being purchased is proposed to be rented. Regular income from all sources can be considered to arrive at total eligible loan amount. तो इसमें जो है कौन सा वाला ट्रू है आपको बताना है. कौन सा वाला? फर्स्ट वन. अच्छा, फर्स्ट वन में कोई स्किप किया हुआ है या सारे ले रखे हैं उसने? Third one should not be included. थर्ड वन. Borrower sons or daughter who has a steady income, the salary is routed through bank and joins as co-borrower. तो borrower के
सन और डॉटर को इसमें एज ए को बोरोवर ले रहा है। वो बोलो तो हो सकता है। हो सकता है बाबा, हो सकता है, सारे करेक्ट हैं इसके। क्योंकि ये थर्ड वाला पता कब गलत हो सकता था, अगर वो बोलता कि उसको को बोरोवर नहीं ले रहा है, लेकिन वो तो को बोरोवर ले रहा है ना, वो को बोरोवर ले रहा है। ठीक है, हाँ, अब जो थर्ड वाला डाउट था आपका ये क्लियर करिए। और किसी को कोई डाउट है किसी और पॉइंट में? आप आंसर मत देखिए, डिस्कशन पॉइंट पे रहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Mr. Satish Kumar working as a senior gazetted officer in the government department having 20 years left over service was recently transferred to Hyderabad. He approached to the branch and requested to pursue a good house and apartment in Hyderabad for immediate purchase and he required the principal sanction. Whether the bank accepts his request, if so, it is valid for how many months? बताओ, होता है ऐसा नहीं होता है? Sir, 3 पहली months. बात तो प्री सैंक्शन होता है, ठीक है, प्री सैंक्शन लेटर देते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि जब लोन देंगे तो उस समय कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो यस। अब बात आई प्री सैंक्शन कितने समय के लिए वैलिड रहता है। तो कई बैंक तो 6 मंथ तक रखते हैं, कई बैंक 1 मंथ तक रखते हैं और कई बैंक 3 मंथ तक रखते हैं। तो हाउसिंग लोन के केस में 3 और 6 होते हैं। तो इसमें आंसर दिया हुआ सी, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। कोई बताएगा, कोई इसमें ऐसा बैठे हुए हैं आप लोग बैंकर जिनके बैंक में प्री सैंक्शन वाला जो वो है वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है हाउसिंग के केस में? हाँ, पर इसमें एक वर्ड लिखा हुआ फॉर इमीडिएट परचेज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ले सकते हैं। आप लोग अपनी बैंक की पॉलिसी में देखना, जो प्री सैंक्शन लेटर होता है हाउसिंग लोन का, उसमें कितना पीरियड लिखा हुआ है, कल सब लोग बताएंगे। ठीक है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज bought purely from investment angle, expecting appreciation of value over a period, the loan should be considered as risky and dealt with differently by tightening norms relating to margin, security और guarantee। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसने बोला हुआ है फॉर इन्वेस्टमेंट एंगल। तो फॉर इन्वेस्टमेंट एंगल जो होते हैं, वो जितने भी इन्वेस्टमेंट एंगल के लोन होते हैं, वो लोग इस पॉइंट पे रिस्की और टाइट मार्जिन, सिक्योरिटी, गारंटी सब लेते हैं उसमें। और जो रेजिडेंस खुद रहने के लिए लेता है, ठीक है, जो रहने के लिए ले रहा है, रहने वाले लोन पर क्या करते हैं आप लोग, लिबरल हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू आंसर दिया हुआ उसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 6 PM पर। ठीक है, अच्छा, यूट्यूब में आंसर दिया हुआ है कि SBI में 3 मंथ ही है। मैंने ही सैंक्शन करवा के दिया था, 3 मंथ है सर SBI में, तो ठीक है ना। पीरियड एंड टाइम बोथ रिमूव ऑल्सो। हाँ, सरसई के बारे में आंसर आ रहा है, पीरियड एंड टाइम बोथ रिमूव्ड। जब मैं बोल रहा हूँ सरफेस सरसई में जो है आजकल टाइम का वो हो गया है। सर व्हाट्सएप में डाला है। व्हाट्सएप में डाल दिया, तो क्या आंसर दिया है आपने व्हाट्सएप में? वो पीरियड रिमूव हो गया अभी। हो गया, 1 मिनट रुको। एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कुछ सर्कुलर वगैरह आया है जो रिमूव हुआ है उसका? देखो ये आया है, इन्होंने डाला हुआ है, uh, 30-day time period for filing the transaction of creation modification of security interest is no longer applicable। तो इसका मतलब साफ साफ है, लेकिन ये कहाँ से इन्होंने लिया है ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन कई लोग कह रहे थे, मैं इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि लास्ट टाइम भी बोला था और लोग बोल भी रहे हैं, ऋषिनाथ जी आंसर दे रहे हैं, पीरियड एंड टाइम बोथ रिमूव।
ठीक है। सर सेटसाई के लिए कस्टमर से कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगता है क्या बैंक? नहीं, सर सही के लिए नहीं मांगता, लेकिन जो एग्रीमेंट का क्लॉज है ना, उसमें लिखा रहता है सारी बातें। मतलब वो एडवोकेट लैंग्वेज में सारी बात लिखी रहती, कुछ भी नहीं छूटा होता। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कर सकते हैं, कहीं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कहीं पे सब रजिस्ट्रार में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सारे पावर्स होती हैं। ऋषिनाथ जी बोल रहे हैं कि आरबीआई के हाउसिंग लोन के नोटिफिकेशन में ये बात आ गई है अब। ठीक है, तो ये जो आज हमने वो किया, ये एज ए होल हाउसिंग लोन पे किया। और कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे रहे होंगे इस क्लास में जिसको इतना डेप्थ पहले नहीं पता, कुछ नए पॉइंट जरूर क्लियर हुए होंगे उनको। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग में।